एक तरफ करोड़ों फैंस का शोर, टीवी स्क्रीन से चिपके हुए लोग और स्टेडियम का वो बिल्कुल बहरा कर देने वाला माहौल, और दूसरी तरफ एक ऐसा दिमाग जो इस पूरे शोर को मानो पूरी तरह से म्यूट कर देता है। एग्जैक्टली एक ऐसा लीडर जो इतने भारी दबाव में टूटता नहीं है बल्कि और ज्यादा निखर जाता है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम जिस विषय की तह तक जाने वाले हैं ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। और हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को 2025 के आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखो, आज हमारा मकसद सिर्फ उनके क्रिकेट के वो शानदार आंकड़े गिनाना नहीं है। आज हम उस मनोविज्ञान को डिकोड करने वाले हैं जिसने एक आम इंसान को एक किंवदंती बना दिया। सही कहा आपने। और आज के इस विश्लेषण के लिए हमने जो स्रोत जुटाए हैं ना, वो सच में बहुत ही विविध और दिलचस्प हैं। हाँ, मैंने देखा। मतलब हमारे पास आईसीसी के आधिकारिक रिकॉर्ड्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के सख्त आंकड़े हैं। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी तरफ हमारे पास क्वार्टर डेक का लीडरशिप और बिजनेस विश्लेषण है, बायजूस की विस्तृत बायोग्राफी है और रेडिट पर फैंस की वो बेहद भावुक चर्चाएं भी हैं, जो एक बिल्कुल अलग ही नजरिया पेश करती है ना। इन सभी को मिलाकर देखने पर एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। बिल्कुल। और इन सभी स्रोतों को मिलाकर हमारा जो आज का मिशन है वो है कैप्टन कूल के दिमाग को पढ़ना। हाँ, मतलब हम ये समझेंगे कि कैसे एक छोटे से शहर का लड़का निर्णय लेने की एक ऐसी कला विकसित कर लेता है जिसे आज कॉर्पोरेट दुनिया के बड़े बड़े अधिकारी मास्टर क्लास के रूप में सीख रहे हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं, क्योंकि आप भी जानती हैं कोई भी महान लीडर अचानक से रातों रात आकार नहीं लेता। हाँ, उसकी जड़ें, उसकी सोच का तरीका, उसकी शुरुआती संघर्षों में बहुत गहराई तक छुपा होता है। एग्जैक्टली। और उनके सफर की शुरुआत ही अपने आप में काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये क्रिकेट से शुरू ही नहीं हुई थी। अच्छा, सच में? तो फिर कहां से शुरू हुई? बायजूस की बायोग्राफी स्पष्ट रूप से बताती है कि रांची के अपने स्कूल के दिनों में वो क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल खेला करते थे। अरे वाह, फुटबॉल? हाँ, वो अपने स्कूल टीम के गोलकीपर थे। उनके स्कूल के जो खेल कोच थे केशव रंजन बैनर्जी, उन्होंने उनके अंदर की फुर्ती और गेंद पर नजर रखने की क्षमता को देखा। अच्छा, तो कोच ने पहचाना उन्हें। बिल्कुल। और फिर उन्होंने ही धोनी को क्रिकेट के मैदान में विकेट कीपिंग करने का सुझाव दिया। अगर आप सोचे तो एक गोलकीपर का काम भी तो वही होता है ना, मतलब गेंद पर नजर रखना और पलक झपकते ही रिएक्ट करना। सही पॉइंट है। तो वहां से विकेट कीपिंग का सफर तो समझ आता है, लेकिन लीडरशिप की असल कहानी और असली संघर्ष वो तो खड़गपुर रेलवे स्टेशन से शुरू होता है ना। हाँ, उस दौर को समझना बहुत जरूरी है। 2001 से 2003 तक का वो समय जब उन्होंने खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी टीटीई के रूप में काम किया। बाप है, जरा भारतीय रेलवे के एक व्यस्त स्टेशन की कल्पना कीजिए। वही तो, वहाँ का बेतहाशा शोर, हर दिन हजारों अनजान लोगों से निपटना, किसी यात्री का गुस्सा तो किसी की जल्दबाजी। हाँ, और तरह तरह की परिस्थितियां। और ये सब एक ऐसे युवा के लिए था जिसके मन में भारतीय टीम की नीली जर्सी पहनने के सपने पल रहे हो। बिल्कुल। फिर 2003 में जाकर बीसीसीआई के टैलेंट रिसोर्स डेवलपमेंट विंग यानी TRDW के अधिकारी प्रकाश पोद्दार ने उन्हें जमशेदपुर में खेलते हुए देखा। अच्छा, तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस टैलेंट को पहचाना? हाँ, वो उस छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे। रुको, मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है। ये किसी बेहद सफल टेक कंपनी की कहानी जैसा नहीं लग रहा है? कैसे मतलब? मतलब जिसने अपनी शुरुआत कस्टमर सपोर्ट में फोन कॉल उठाने से की हो। जब कोई इंसान कस्टमर सर्विस या टिकट चेकिंग जैसा काम करता है तो उसे हर तरह के इंसानी बर्ताव का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये तो है। तो क्या रेलवे स्टेशन की उस भारी भीड़ और उस रोजमर्रा के संघर्ष ने ही उनके अंदर वो सहानुभूति और सिचुएशनल अवेयरनेस पैदा की? मेरा भी यही मानना है। और जो बाद में मैदान पर उनके इतने काम आई। मनोविज्ञान की भाषा में हम इस पूरी प्रक्रिया को एक्सपर्ट इंट्यूशन कहा जाता है। एक्सपर्ट इंट्यूशन? ये थोड़ा भारी शब्द है, इसका आसान मतलब क्या हुआ? क्वार्टर डे के लीडरशिप विश्लेषण में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान कोई जादुई शक्ति या छठी इंद्री नहीं है। अच्छा, तो ये कोई जादू नहीं है? बिल्कुल नहीं। यह विशुद्ध विज्ञान और अनुभव का मेल है। जब कोई इंसान बार बार जटिल और तनावपूर्ण परिस्थितियों से गुजरता है ना, तो उसका दिमाग अनजाने में ही पैटर्न पहचानने लगता है। समझ रही हूँ। मतलब
खड़गपुर स्टेशन की उस असीमित भीड़ में लोगों के चेहरे पढ़ना। एग्जैक्टली बिना शब्दों के उनके व्यवहार का अनुमान लगाना और रोज पैदा होने वाली नई समस्याओं का तुरंत समाधान निकालना। तो इन सब ने उनके दिमाग की न्यूरल वायरिंग को इस तरह से ट्रेन कर दिया कि वो बहुत तेजी से जानकारी प्रोसेस कर सके। हाँ, ठीक कहा आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो क्रिकेट के मैदान पे होते थे तो उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा होता था। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए। जो पिछले सारे अनुभवों का डेटा खंगाल कर सेकंड के 100वें हिस्से में सामने वाले बल्लेबाज या गेंदबाज की अगली चाल का अनुमान लगा लेता था। ठीक यही होता था। इसी एक्सपर्ट इंट्यूशन के कारण वो अक्सर किताबी नियमों से हटकर फैसले ले पाते थे। अच्छा, इसीलिए उनके फैसले कभी-कभी इतने अजीब लगते थे। हाँ, जो चीज बाहर से देखने पर दर्शकों या कमेंटेटर्स को एक तुक्का लगता था, वो असल में हजारों घंटों के अनुभव और दिमाग की तेज प्रोसेसिंग से निकला हुआ एक नपातुला निर्णय होता था। वाओ, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन रेलवे स्टेशन की भीड़ का शोर तो समझ में आता है। जब वही शोर 1 लाख दर्शकों के दबाव में बदल जाता है तो दिमाग का ये पैटर्न रिकग्निशन कैसे टिक पाता है? उल्हाक, हर कोई सोच रहा था कि हरभजन सिंह जैसे अनुभवी गेंदबाज को ओवर मिलेगा, लेकिन गेंद जोगिंदर शर्मा के हाथों में थी। हाँ, और फिर 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, 275 रनों का लक्ष्य, टीम भारी दबाव में थी और वो 79 गेंदों पर नाबाद 91 रन की पारी। बिल्कुल। रेडिट पर कई फैंस का आज भी मानना है कि सचिन और सहवाग के जल्दी आउट होने के बाद अगर वो पारी न होती तो टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती। सही बात है। ये दोनों ही घटनाएं इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब बाकी सभी लोग कॉग्निटिव ओवरलोड यानी मानसिक दबाव का शिकार हो रहे होते हैं, तब उनका दिमाग कैसे काम करता है। तो 2007 में जोगिंदर शर्मा को गेंद सौंपना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने स्थिति को पढ़ा, मिसबा के मनोविज्ञान को समझा कि वो एक मध्यम गति के गेंदबाज के खिलाफ शायद कोई बड़ी गलती कर बैठे। इस स्थापित क्रिकेट नियमों के खिलाफ था, लेकिन उस समय परिस्थिति की यही मांग थी। उनका दिमाग मुझे सच में एक नॉइज कैंसलिंग हेडफोन की तरह लगता है। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन, ये अच्छी एनालॉजी है। हाँ, मतलब स्टेडियम में चाहे जो हो रहा हो, करोड़ों लोग टीवी पर नाखून चबा रहे हो, लेकिन वो बाहरी शोर को पूरी तरह म्यूट कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात सोचकर अचरज होता है, क्या ये सिर्फ उनका जन्मजात स्वभाव है? मतलब क्या कोई इंसान पैदाइशी तौर पर इतना शांत हो सकता है? ऐसा सोचना बहुत आम है। या फिर ये कोई ऐसी चीज है जिसे कोई भी बिजनेस लीडर या आम इंसान अपने अंदर विकसित कर सकता है? क्वार्टरटेक की रिपोर्ट इस मिथक को पूरी तरह तोड़ती है कि वो बस ऐसे ही पैदा हुए थे। अच्छा, तो ये पैदाइशी नहीं है? नहीं, ये केवल जन्मजात स्वभाव नहीं है, बल्कि ये इमोशनल रेगुलेशन की एक बहुत ही सदी हुई कला है। इसके पीछे पूरा एक विज्ञान काम करता है। विज्ञान? कैसा विज्ञान? जब कोई भी इंसान अत्यधिक दबाव में होता है तो उसका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। मतलब शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है एमिगडाला, जो खतरे को भांपने और भावनाओं को प्रोसेस करने का काम करता है। अच्छा, तो सारा खेल इस एमिगडाला का है? जी। जब स्ट्रेस हार्मोन शरीर में दौड़ते हैं तो ये एमिगडाला हाईजैक की स्थिति पैदा कर देता है। एमिगडाला हाईजैक, ये तो बड़ा डरावना सा नाम है। इसका क्या असर होता है? इसका नतीजा ये होता है कि दिमाग का वो हिस्सा जो तार्किक सोच और सही निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो काम करना लगभग बंद कर देता है। ओह माय गॉड, मतलब इंसान घबराहट में गलत फैसले लेने लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन स्रोत सामग्री के अनुसार धोनी इस जैविक प्रक्रिया को कंट्रोल करना जानते हैं। एक जैविक प्रक्रिया को कंट्रोल करना, ये असल में कैसे किया जाता है? वो अपनी इस शारीरिक तनाव प्रतिक्रिया को धीमी सांसों, सधे हुए शारीरिक हाव भाव और केंद्रित ध्यान से नियंत्रित करते हैं। वाओ। रिपोर्ट में स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग का जिक्र किया गया है। स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग, ये सुनने में किसी वैक्सीन जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक तरह की मानसिक वैक्सीन ही है। मनोविज्ञान में इसका मतलब है खुद को जानबूझकर नियंत्रित तरीके से छोटे छोटे तनावपूर्ण हालातों में डालना। अच्छा, ताकि दिमाग और शरीर को उस तनाव के साथ काम करने की आदत पड़ जाए। हाँ, जब ऐसा लगातार किया जाता है और साथ में माइंडफुलनेस का अभ्यास होता है तो इंसान की हृदय गति धीमी रहती है, सांसें सामान्य रहती हैं। इससे एमिगडाला शांत रहता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी क्षमता से काम करता रहता है। बिल्कुल। इसी वजह से बाहरी शोर उनके अंदर के फैसलों को प्रभावित नहीं कर पाता।
बिजनेस लीडर्स भी इस तकनीक का इस्तेमाल करके मुश्किल समय में शांत रहना सीख सकते हैं। और जब कोई लीडर शांत रहता है तो वो अपनी पूरी टीम के लिए एक इमोशनल एंकर बन जाता है। सही कहा। और जब लीडर खुद एक एंकर बन जाता है ना, तो टीम के काम करने का तरीका भी पूरी तरह बदल जाता होगा। 100%। मतलब हमने रिकी पॉन्टिंग की आक्रामक कप्तानी देखी है, जहाँ उनका जोर पूरी तरह से विपक्षी टीम पर दबदबा बनाने पर होता था। हाँ, वो एक अलग स्टाइल था। और हमने केन विलियमसन की सहयोगात्मक लीडरशिप भी देखी है। लेकिन क्वार्टर डेक के विश्लेषण में धोनी की लीडरशिप को ट्रांसफॉर्मेशनल सिचुएशनल कहा गया है। इसका असल में क्या मतलब है? इसे दो अलग अलग हिस्सों में समझना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का मतलब है एक ऐसा लीडर जो टीम के सदस्यों के अंदर की उस क्षमता को बाहर निकाले जिसके बारे में शायद उन्हें खुद भी पता ना हो। अच्छा, मतलब एक ऐसा लीडर जो अपने लोगों को प्रेरित करता है कि वो अपनी सीमाओं को लांघ कर प्रदर्शन करें। बिल्कुल। और सिचुएशनल लीडरशिप का अर्थ है कि लीडर के पास कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। तो वो हालात के हिसाब से बदल जाते हैं। हाँ, वो हर परिस्थिति, खेल के हर मोड़ और हर खिलाड़ी के व्यक्तिगत मनोविज्ञान के हिसाब से अपना तरीका बदल लेता है। ये तो बहुत कमाल की बात है। आप देखिए, उन्होंने हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को तब बैक किया जब वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। हाँ, ये तो है। उन्होंने टीम के अंदर साइकोलॉजिकल सेफ्टी का एक मजबूत ढांचा तैयार किया। साइकोलॉजिकल सेफ्टी, आज कॉर्पोरेट दुनिया में इस पर बहुत चर्चा होती है, लेकिन एक मैदान पर या किसी ऑफिस में इसका जमीनी स्तर पर क्या असर होता है? जमीनी स्तर पर इसका सीधा सा मतलब है डर का ना होना। डर का ना होना, थोड़ा और समझाइए। जब किसी खिलाड़ी या कर्मचारी के दिमाग में ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है ना, तो उसे ये डर नहीं होता कि अगर वो फेल हो गया तो उसे टीम से बाहर कर दिया जाएगा या उसका मजाक उड़ाया जाएगा। मतलब वो गलतियों को सजा का कारण नहीं बल्कि सीखने का मौका मानते थे। एग्जैक्टली। जब दिमाग से असफलता का डर निकल जाता है, तभी एक गेंदबाज बिना डरे डेथ ओवर्स में यॉर्कर फेंकने का भारी जोखिम उठाता है। हाँ, या कोई कर्मचारी मीटिंग में एक नया और अलग आइडिया पेश कर पाता है। बिल्कुल सही। और ये बात सर्वेंट लीडरशिप से भी जुड़ती है ना? हाँ, काफी हद तक। मतलब 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी के साथ जश्न मनाते समय सचिन तेंदुलकर और बाकी टीम के पीछे चुपचाप खड़े रहना ताकि सारी चमक टीम को मिले। और जब टीम हारती थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे आगे आकर खुद सवालों का सामना करना। लेकिन यहाँ एक उलझी हुई बात है, मैं इस पर एक सवाल उठाना चाहूंगी। जी बिल्कुल, पूछिए। अगर वो एक सर्वेंट लीडर है जो हमेशा टीम को आगे रखते हैं, तो 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल को याद करें। युवराज सिंह उस पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में थे। हाँ, वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने थे। वही तो। लेकिन फाइनल में मुथैया मुरलीधरन के सामने धोनी ने युवराज से पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। क्या ये कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाली बात नहीं थी? मतलब एक सर्वेंट लीडर अचानक से इतना बड़ा व्यक्तिगत जोखिम क्यों लेगा? ऊपर से देखने पर ये एक विरोधाभास लगता है। ये सवाल अक्सर लीडरशिप के स्टडीज में उठता है कि एक टीम फर्स्ट लीडर ने अचानक खुद को सेंटर स्टेज पर क्यों रखा। हाँ, यही तो मैं सोच रही थी। लेकिन असल में ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का सबसे विशुद्ध रूप है। क्वार्टर डेक का विश्लेषण इसे बहुत ही गहराई से समझाता है। अच्छा, तो इसके पीछे क्या कारण था? धोनी ने वो फैसला इसलिए नहीं लिया कि उन्हें सारी लाइमलाइट चाहिए थी या उन्हें हीरो बनना था। तो फिर? मुथैया मुरलीधरन उस समय शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और धोनी उन्हें आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के नेट्स में बहुत खेल चुके थे। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण भी था। वो मनोवैज्ञानिक कारण क्या था? धोनी ने वो फैसला इसलिए लिया ताकि अगर वो दांव उल्टा पड़े, अगर भारत वो वर्ल्ड कप फाइनल हार जाए, तो सारी आलोचना, 28 साल का इंतजार खत्म ना कर पाने का सारा गुस्सा और मीडिया का सारा हमला उन्हें खुद झेलना पड़े, ना कि युवराज सिंह को। ओह माय गॉड। युवराज ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था। धोनी नहीं चाहते थे कि फाइनल में किसी एक नाकामी से युवराज का आत्मविश्वास टूटे। मतलब वो जानबूझकर आग में कूद रहे थे ताकि उनके साथी बच सके। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने हलाहल विष पी लिया था। वाह, क्या एनालॉजी है। वो विष इतना तेज था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था, लेकिन शिव ने उसे अपने गले में रोक लिया ताकि अमृत देवताओं तक पहुंच सके। एक महान लीडर उस विष को, उस भयानक दबाव और आलोचना को खुद पी जाता है ताकि उसकी टीम सुरक्षित रहे। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये तो। 2011 की उस रात उन्होंने यही किया। जोखिम खुद उठाया ताकि हार का भारी बोझ टीम पर न पड़े, लेकिन जब जीत मिली तो उसका श्रेय पूरी टीम को दे दिया। और जब एक लीडर ऐसा करता है ना, तो टीम के अंदर उसके लिए जो सम्मान पैदा होता है वो किसी भी बॉस को सिर्फ अपने पद या टाइटल से कभी नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही बात है। लीडरशिप सिर्फ मीठी मीठी बातें करना नहीं है, बल्कि जब तूफान आए
तो सबसे आगे खड़े होकर उसका सामना करना है। और इसी बेजोड़ लीडरशिप ने उन आंकड़ों को जन्म दिया जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। हाँ, अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया और आईसीसी के आंकड़े देखते हैं तो हैरानी होती है। 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनके आंकड़े तो खुद अपनी कहानी कहते हैं ना। हाँ, 350 वनडे मैचों में 50.75 की औसत से 10,773 रन बनाना, वो भी मिडिल या लोअर ऑर्डर में खेलते हुए, ये असाधारण है। हाँ, और भारत के लिए सभी फॉर्मेट्स को मिलाकर 538 मैचों में विकेट के पीछे 839 शिकार। और वो रिकॉर्ड जो शायद कभी ना टूटे, क्रिकेट इतिहास के इकलौते कप्तान जिन्होंने तीनों प्रमुख आईसीसी ट्रॉफियां जीती। 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। आंकड़े तो सच में अवाक कर देने वाले हैं। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में कहा था, ये सिर्फ स्प्रेडशीट और रिकॉर्ड्स की बात नहीं है। एग्जैक्टली 15 अगस्त 2020 की वो शाम याद आती है जब उनका रिटायरमेंट का ऐलान हुआ था। कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया गया, कोई विदाई भाषण नहीं दिया गया। हाँ, बस इंस्टाग्राम पे एक साधारण सा पोस्ट आया, 1929 आवर्स से मुझे रिटायर माने। ये उनकी शख्सियत का वो पहलू है जो बताता है कि वो कभी भी खेल से बड़े नहीं बनना चाहते थे। वो जानते थे कि उनका काम पूरा हो गया है और अब जाने का समय आ गया है। कोई शोर शराबा नहीं, बस शांति से विदाई। और रेडिट पर जब फैंस की चर्चाएं देखते हैं तो वो जज्बात साफ नजर आते हैं। बॉक्स से कहा था, धोनी finishes off in style, a magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. वो सिर्फ एक छक्का नहीं था, वो एक पूरी पीढ़ी के लिए दशकों के इंतजार का खत्म होना था। बिल्कुल। स्रोत में एक फैन ने लिखा भी है कि आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया जाना चाहिए कि दबाव में कैसे शांत रहा जाता है। और एक लीडर का असली प्रभाव सिर्फ उसकी स्प्रेडशीट या स्कोरबोर्ड में नहीं होता, बल्कि उन लोगों के दिलों में होता है जिन्हें उसने प्रेरित किया है। सही कहा। चाहे वो खेल का मैदान हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का बोर्डरूम, सिचुएशनल अवेयरनेस और इमोशनल रेगुलेशन का ये मॉडल हर जगह काम आता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक प्रभावी लीडर बनने के लिए हमेशा आक्रामक होने की या चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शांत रह के अपनी टीम को साइकोलॉजिकल सेफ्टी देकर और डेटा के साथ साथ अपने एक्सपर्ट इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करके भी असाधारण परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। बिजनेस लीडर्स के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे शॉर्ट टर्म नतीजों के साथ साथ लॉन्ग टर्म टीम डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें, तो हमने देखा कि कैसे खड़गपुर रेलवे स्टेशन के शोर शराबे ने एक नॉइज कैंसलिंग दिमाग को जन्म दिया। और हमने ये भी समझा कि एक्सपर्ट इंट्यूशन कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि कठिन और जटिल अनुभवों का निचोड़ है। हाँ, हमने तनाव की उस बायोलॉजी को भी डिकोड किया, जहाँ धीमी सांसें एमिगडाला को शांत रखकर सही फैसले लेने में मदद करती है। और सबसे अहम बात, हमने सीखा कि एक असली लीडर जीत के समय चुपचाप पीछे खड़ा होता है और हार या मुश्किल के समय एक ढाल बनकर सबसे आगे आ जाता है। एग्जैक्टली। और साइकोलॉजिकल सेफ्टी का वो सिद्धांत जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ये वो नींव है जिस पर कोई भी डरी हुई टीम एक चैंपियन टीम में बदल सकती है। जब लोगों को गलती करने की आजादी मिलती है ना, तभी वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। आज के इस विश्लेषण से लीडरशिप का एक पूरा नया नजरिया सामने आया है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हमने बात की कि कैसे एक छोटे से शहर में टिकट चेकर के रूप में काम कर रहे उस टैलेंट को प्रकाश पोद्दार ने भीड़ में से पहचान लिया। आज जरा सोचिए, हमारी अपनी कंपनियों में, हमारे दफ्तरों में या हमारे समाज में ऐसे कितने ही धोनी छिपे होंगे। बहुत गहरा सवाल है ये। शायद वो आज किसी डेस्क पर कोई आम सा काम कर रहे हो, किसी शोरगुल वाली जगह पर अपना संघर्ष कर रहे हो और उन्हें सिर्फ एक सही मौके और सही पहचान का इंतजार हो। बिल्कुल। क्या हमारी लीडरशिप की नजर इतनी पारखी है कि हम उस छुपे हुए टैलेंट को पहचान सके, या हम अभी भी सिर्फ पारंपरिक डिग्री और रिज्यूमे के सफेद और काले रंग में उलझे हुए हैं? क्या हमारी व्यवस्था उस छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालने के लिए तैयार है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।